मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनते हैं और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको कहां पर निवेश करना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है। आशीष से हम समझेंगे आज के बाजार का पूरा हाल, पूरा एक्शन। पूजा, देवांशी और मानसी से समझेंगे कि कल आने वाले निफ्टी कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार रहा है। तो दिन भर के उतार चढ़ाव के सत्र के बाद बाजार आधा % की गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की कमजोरी रही, वहीं निफ्टी आधे % की गिरावट के साथ 11,300 के करीब बंद हुआ। बाजार पर आज सबसे ज्यादा दबाव बैंक और फाइनेंशियल शेयरों ने बनाया है। आईटी और चुनिंदा मेटल शेयरों में आज खरीदारी भी देखने को मिली है। और अब आपको दिखाते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 453 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 978 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज बाजार फिसल गए, ग्लोबल संकेत भी खराब नहीं थे, डाउ फ्यूचर्स बढ़त पर था, तो आखिर ये कमजोरी आई कहां से? आज के बाजार पर आपकी क्या राय है? ये है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का हफ्ता और हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने कमजोरी के साथ की। हालांकि बहुत ज़्यादा खराब संकेत नहीं थे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में रहते हुए कमजोर बंद जरूर हुए, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों से ज़्यादा की तेजी और साथ ही एशिया की ठीक ठाक शुरुआत ऐसा इशारा नहीं कर रही थी कि भारतीय बाजार इतना फिसलेंगे। और फिसले तो भी निफ्टी पर नहीं, बैंक निफ्टी पर। तो बैंकिंग शेयरों की जो कमजोरी पिछले 2 सेशन से दिख रही है वो आज बाजार पर भारी पड़ती हुई दिखी। और आपको आश्चर्य ये होगा कि जब सब कुछ ठीक ठाक है, ग्लोबल मार्केट्स बुरे नहीं हैं, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट से ज़्यादा मजबूत है, तो फिर हम गिरे क्यों? गिरने की एकमात्र बड़ी वजह यह कि पिछले 2 सेशन से FIs की तरफ से कैश मार्केट में थोड़ी सी खरीदारी का उन्होंने हाथ खींचा है, खरीदारी की मात्रा कम की है। घरेलू फंड्स बेच ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ FIs ने दबाकर बिकवाली की है। शुक्रवार के सेशन में भी 1200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, 1200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स। इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपरी स्तरों पर आपके लिए फंड्स की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा है खरीदारी का। और जो इंडेक्स मजबूत दिख रहा है निफ्टी पर, वो सिर्फ 2-3 स्टॉक्स की वजह से दिख रहा है, जिसमें रिलायंस, TCS जैसे दिग्गज है। ये मजबूत है तो आपको इंडेक्स मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन बाकी बैंकिंग शेयरों में, NBFC शेयरों में दबाकर बिकवाली होती दिख रही है। ICICI बैंक, इंडसइंड, RBL, एक्सिस, ये वो सारे स्टॉक्स जो तेजी से गिरे हैं और ये कॉन्फिडेंस हिलाने वाले हैं। क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट अगर आप देखेंगे ना, तो सेंटिमेंट बैंक निफ्टी दिखाता है और फाइनेंशियल शेयर दिखाते हैं, ताकत निफ्टी दिखाता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको इस वक्त अलग अलग तरह के ट्रेड नजर आएंगे। जहां निफ्टी दिन के दौरान एक भी बार अपने अहम सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ रहा है, वहीं बैंक निफ्टी एक भी बार अपने अहम लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है, जबकि दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर थोड़ा प्रॉफिट का माहौल है, थोड़ी कमजोरी का माहौल है, ये साफ नजर आ रहा है और वो दिख रहा है बैंक्स और NBFCs में। बाकी बाजार अभी भी ठीक है, कहीं कोई खास नुकसान नहीं, लेकिन कुल मिलाकर एक्शन जो है वो साफ तौर पर बैंक निफ्टी की तरफ से कमजोरी का आया। और उसके साथ साथ आज पहली बार ब्रॉडर मार्केट में भी आपको अच्छी खासी मुनाफा वसूली आती दिखी है। कैश मार्केट के स्टॉक जो अब तक मजबूत है वो पहली बार थोड़े से कमजोर होते हुए दिखे। और चूंकि मंथली एक्सपायरी है इस बार बाजार की, तो थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, पोजीशंस भी जा रहा है, तो आप उम्मीद और आशंका रख ही सकते हैं। तो इस लिहाज से अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में कौन कौन से ऐसे सेक्टर थे जहां पर एक्शन का माहौल दिखा था। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए।
देखिए, बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई और आज बाजार की गिरावट को अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक ने क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिखाया, क्योंकि निफ्टी में आप देखिए केवल आधे % की गिरावट यहाँ पर क्लोजिंग के समय देखने को मिली। वही निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो 3.5% से ज्यादा का दबाव देखने को मिला। थ्रू आउट द डे अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में सेलिंग देखने को मिली। लेकिन कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो 2 स्टॉक खास रहे जहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली, यानी इन 2 स्टॉक्स के अंदर तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। सबसे पहले आप देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में 45% का इजाफा देखने को मिला, स्टॉक प्राइस में भी तेजी देखने को मिली। सीमेंट स्पेस से अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो 27% का उछाल देखने को मिला। 2 स्टॉक ऐसे भी रहे जहां पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ मंदी के सौदे बनते हुए नजर आए, यानी सिप्ला यहाँ पर देखिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट 25% बढ़ा और अच्छी खासी तेजी के बाद अब एस्कॉर्ट्स में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट 23% बढ़ा और स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज का जो स्टार परफॉर्मर है वो आप निफ्टी बैंक को समझ लीजिए। तमाम जब सरकारी बैंक हो या फिर आप निजी बैंक देख लीजिए, सब में ही गिरावट देखने को मिली और गिरावट को लीड किया आईसीआईसीआई बैंक ने। नतीजे तो दमदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स की वजह से आईसीआईसीआई बैंक देखिए शुरुआती गिरावट के साथ हुई और लगातार पूरे दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर यस बैंक में भी एफपीओ के जो स्टॉक्स लिस्ट हो गए, इनका भी एक अलॉटमेंट का दबाव देखने को मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आदित्यपुरी साहब ने जो अपने स्टेक बेचा है करीब 95%, इसका एक असर आपको एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में भी देखने को मिला। यहाँ पर भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। जैसा कि बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स रिएक्ट किए हैं, वैसे भी अगर आप देखें तो एनबीएफसी स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एमएनएम फाइनेंस, इक्विटास होल्डिंग, उज्जीवन, एल&टी फाइनेंस गिरावट के साथ बंद हुए। रियल एस्टेट स्टॉक की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबरॉय रियलिटी, यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। और फार्मा स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो आज ऊपरी स्तरों से फिसलते हैं। ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, एफडीसी और एपीआई बनाने वाली कंपनी ग्रैन्युल्स, यहाँ पर भी आप देखें कि अच्छे रनअप के बाद गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक मात्र सेक्टर ऐसा रहा जहां पर आप देखें कि कई थोड़े से सब्सटैंशियल गेन्स देखने को मिले, आईटी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो बाजार से एक नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। परसिस्टेंट सिस्टम्स नतीजे बढ़िया थे, स्टेबल नतीजे थे, इसका असर देखने को मिला। स्टॉक में लगातार पूरे दिन तेजी देखने को मिली। एल&टी इन्फोटेक, एनआईटी टेक और साइंट, यहाँ पर भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स अगर आप देखें तो आखिरी कुछ 1 घंटे में यहाँ पर निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन 3 स्टॉक ऐसे रहे जहां पर हरे निशान में क्लोजिंग होना संभव हुआ। टाटा स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये 3 स्टॉक ऐसे रहे जहां पर तेजी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर आप देखे जाए तो फिर सिर्फ एक आईटी और मेटल, ये 2 सेक्टर ऐसे रहे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। बाकी सभी सेक्टर में आज गिरावट का रुझान देखने को मिला। ओके, तो ये अलग अलग सेक्टर में किस तरह का एक्शन दिखा, ये डिटेल में आशीष ने समझाया। लेकिन आज भले ही शेयर मार्केट दबाव में हो, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है और एमसीएक्स पर आज एक बार फिर से गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 52,000 रुपए के पार चला गया है 10 ग्राम सोने का भाव घरेलू वायदा बाजार में, और चांदी का भाव 65,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। जोरदार तेजी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में दिखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड ने $1943 की नई ऊंचाई को छुआ है और पिछले 1 साल में करीब 47% का जबरदस्त रिटर्न गोल्ड में मिला है और चांदी में 3 महीने में ही 47% का रिटर्न मिल चुका है। एक बड़ी तेजी है और जानकारों का यह मानना है कि गोल्ड के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं, लिहाजा आगे भी तेजी की गुंजाइश बची हुई है। भले ही शॉर्ट टर्म में इस बड़ी तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन आ जाए, लेकिन लंबे समय में गोल्ड के लिए फंडामेंटल अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं, लिहाजा आगे भी आपको तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। और अब हम रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। आज हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल वही होगा कि जिस तरह से आज का मार्केट हमने देखा, थोड़ा दबाव बाजार पर दिखा, तो कल के लिए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर कमाई के मौके बनते हुए आप देख रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं ये देखूंगा, ये कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि आप इस बात की चिंता न करें कि आपको क्या कमाना है। आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कहाँ गंवाना नहीं है। तो अभी आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं, अन्यथा आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और अपना जो स्टॉक्स हैं जहां पे प्रॉफिट है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि आपको कोई पोजीशन लेनी चाहिए नई सिरे से, पर क्योंकि एक रिवाज है यहाँ पे देने का,
तो एक दिन में अगर आपको कोई स्टॉक लेना हो एक दिन के लिए तो माइंट्री लिया जा सकता है 1051 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1028 और टारगेट का लेवल होगा 1095। इसी तरह से मृत्युंजय लगे हाथों मैं एक पोजिशनल ट्रेड का भी बता देता हूं। तो इन्फोसिस वो एक पोजिशनल ट्रेड है जहां पे पोजिशन बनाई जा सकती है। 947 रुपए का ये भाव था, 910 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आप रखें 1014 का। तो ये मैं समझता हूं कि फ्लैग पैटर्न तोड़ के ये एक नए हाई पे आया है और ये तेजी सप्ताह भर आपकी चल सकती है। लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए, आप एक इन्वेस्टर को हेजिंग में भी खर्चा आता है तो सबसे अच्छा तरीका उसका ये होता है कि अपना प्रॉफिट बुक करें और साइड में बैठे। रोजाना आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ट्रैफिक सामने से हो, बगल में इंजन को बंद करें, साइड में खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से ये भी एक समझना चाहिए इन्वेस्टर को कि कई बार नहीं ट्रेड करना भी सबसे अच्छी बात होती है। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही सर कि कई बार नो ट्रेड इज मतलब उसको माना जाता है कि गुड ट्रेड हुआ आपका। एक आप पैसा बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कमाना। और अगर मार्केट समझ में ना आए, मार्केट बहुत ज्यादा थोड़ा अनिश्चित हो तो बाजार से दूर रहना बेहतर है। यह बात आपने बहुत अच्छी कही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबर की। कल अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आएंगे और इसके नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं, ये डिटेल में बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ी हैं। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे कमजोर आने के अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम्स के फ्रंट पर 32% की गिरावट सालाना आधार पर देखी जा सकती है। वहीं रियलाइजेशंस सालाना आधार पर 2.3% तक गिर सकते हैं। हालांकि तिमाही आधार पर रियलाइजेशंस में करीब 3.8% की बढ़ोतरी के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। खासतौर से जो कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली पिछले दिनों, उसी के चलते रियलाइजेशंस तिमाही आधार पर अच्छे और सुधरते देखने को मिल सकते हैं। व्हाइट सीमेंट की आय में 40% की गिरावट दिख सकती है। वहीं रेडी मिक्स कंक्रीट की आय में 50% की गिरावट का अनुमान है। वॉल्यूम्स में गिरावट का असर मुनाफे पर देखने को मिलेगा। अनुमान यह है कि करीब 55% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पर देखी जा सकती है। बिक्री में 24% की गिरावट और साथ ही मार्जिन 26% से 21% पर रहने के अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं। कुछ चीजें जिस पर नजर रखनी है, कोरोना के चलते कंपनी और सेक्टर के प्रदर्शन पर नजर रहेगी, सीमेंट की मांग और सीमेंट की कीमतों पर भी नजर रहेगी और साथ ही वॉल्यूम्स की स्थिति क्या है उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। ओके सर, जो अनुमान यहाँ पर अभी हमने देखा कि किस तरह के नतीजे आ सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के, इसको देखते हुए आपका नजरिया क्या बन रहा है? जी, सीमेंट सेक्टर अच्छा ही परफॉर्म करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मॉनसून भी नॉर्मली चल रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर जो एक प्रॉफिट टेकिंग का जो एक नया नजरिया अभी आया है, उसके चलते हुए जो अपसाइड्स हैं वो थोड़े से लिमिटेड रह सकते हैं। हालांकि आज गुजरात अंबुजा सीमेंट और अन्य कंपनियां भी, अल्ट्राटेक भी खुद भी ऊपर थी, पर यहाँ पे थोड़ी सी मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चौथे अच्छे नतीजों के बावजूद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मैं यहाँ पे दूंगा। फंडामेंटली हमारा इस पे लॉन्ग टर्म बाय है, लेकिन टेक्निकली आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल पे कर सकते हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक रहेगा हायर लेवल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कल नेस्ले के भी नतीजे आने वाले हैं। नेस्ले के जून तिमाही के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इसको लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए देवांशी बनी हुई हैं। देवांशी बताइए। नेस्ले के नतीजे इस बार काफी सुधार दिखा सकते हैं। आप देखिए इनकी जो रेडी टू ईट सेगमेंट है और साथ ही जो स्नैक्स कैटेगरी है, इसमें बिक्री काफी बढ़ती हुई दिखी और इसी के चलते आय को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंपनी के जो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैगी है, इसकी बिक्री काफी शानदार आती हुई दिखी है लॉकडाउन में। साथ ही किटकैट की बिक्री में काफी बढ़त होती हुई दिखी है। इनके जो हेल्थ सीरियल्स हैं, जो कि नए प्रोडक्ट हैं, इसमें भी काफी अच्छी बढ़त देखने मिली और इसी के चलते जो आय है 7 से 10% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। साथ ही कंपनी ने जो विज्ञापन खर्चे, इसमें इस बार काफी कमी की है, अन्य खर्चों में कमी की है और इसी के चलते इनकी जो कामकाजी मुनाफा है वो करीब 8 से 10% बढ़ सकता है और जो मार्जिन हैं वो करीब 24 साढ़े 24% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ इनकी जो दूध की कीमतें हैं वो हल्की सी बढ़ती हुई दिखी और इसी के चलते मार्जिन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद मार्जिन इस बार
23.5% से बढ़कर 24.5% के लेवल्स के आसपास आ सकते हैं। मुनाफा इस बार करीब 15 से 16% बढ़ सकता है। जो इफेक्टिव टैक्स रेट है उसमें कमी आती हुई दिखेगी और इसी के चलते मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इस तिमाही में जो कमेंट्री है वो काफी अहम रहेगी। सबसे पहले जो वॉल्यूम ट्रेंड है वो किस तरह से है, क्या कंज्यूमर ट्रेंड्स में कोई बदलाव आता हुआ दिखा है, आगे आउटलुक क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर क्या फोकस है, कितनी बढ़त आती हुई दिखी, और साथ ही जो रूरल सेगमेंट है टियर 2 टियर 3 सिटीज यहाँ पे किस तरह से ग्रोथ आती हुई दिख रही है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन कुल मिला के जो नेस्ले के नतीजे हैं वो इस तिमाही में थोड़े से बेहतर रह सकते हैं। ओके, ठीक है। और कल इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आएंगे और इंडसइंड बैंक के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है ये बताने के लिए पूजा जुड़ी हैं। पूजा बताइए। जी, इंडसइंड बैंक के नतीजे मिले जुले रह सकते हैं। ब्याज से आय की बात करें तो वहां पर करीब 19% की बढ़त देखने का अनुमान, माफ कीजिएगा 11% की बढ़त देखने का अनुमान है। ग्रॉस एनपीए हल्के बढ़े हुए रह सकते हैं। प्रोविजनिंग सालाना आधार पर 312% की बढ़त वहां पर देखने को मिल सकती है और इसी का असर मुनाफे पर भी पड़ेगा, जहां पर कि हमारा अनुमान है कि 48% की गिरावट दर्ज होगी। कंसर्न यहाँ पर रहेगा एमएफआई और ऑटो कारोबार सेगमेंट में, वहां पर दबाव देखने का अनुमान है और कितने स्ट्रेस्ड एसेट इस बुक से आते हैं इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बाकी अगर दूसरे नंबर्स की बात करें तो प्रोविजनिंग काफी ज्यादा कर चुकी थी ऑलरेडी। इस बार शायद इतनी अधिक प्रोविजनिंग ना करनी पड़े और एक बफर के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से थोड़ी बहुत प्रोविजनिंग यहाँ पर करनी पड़ सकती है बैंक को, लेकिन पिछले तिमाही की जितनी यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। मोरेटोरियम बुक से जुड़े बयान और रिकवरी पर भी नजर रहेगी और हो सकता है कि जैसा कि हमने बाकी निजी बैंकों में देखा, इस बैंक के बुक में भी, मोरेटोरियम बुक में भी गिरावट देखने को मिले। तो कुल मिलाकर इंडसइंड बैंक के नतीजे स्टेबल रहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नतीजे जो कल आने वाले हैं उसका अनुमान हमने आपको बताया। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ वीके शर्मा जी मौजूद हैं ही। तो सर बताइए सर, ऐसे मार्केट में कल ऑप्शन का ट्रेड कहां पर लिया जाए? मृत्युंजय, जो हमने जिक्र किया है आईटी क्षेत्र के अंदर से ही लेना पड़ेगा, बिकॉज बाकी कुछ अन्य सेक्टर लेंगे तो कल थोड़ा उल्टा पड़ सकता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि आप रोजाना ऑप्शन में भी ट्रेड न करें तो बेहतर है, समय देख के ट्रेड करें और आप सुन लीजिए और उसके बाद में सुबह जैसे अनिल जी बोलेंगे जो दिन का व्यवहार है उसके हिसाब से करें। तो माइंड ट्री मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन लिया जा सकता है। 1060 की कॉल आप 19 रुपए पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रखे हैं 12 रुपए का और टारगेट है 33 रुपए का। फॉर एनी रीजन अगर आपका स्टॉक इंटरडे जल्दी बढ़ जाता है तो ये जरूर देखें कि आप अपने स्टॉप लॉस को अपने एक्विजिशन प्राइस के नजदीक तो ले आए, जिससे कि आपको लॉस होने से बचा जा सके। अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल के लिए क्या स्ट्रेटजी बाजार में बनानी चाहिए? ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इस बाजार में क्या करना चाहिए? इस तिमाही के कमजोर नतीजों की तो आशंका थी और वैसे आ भी रहे। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि कुछ हद तक तो जितने कमजोर आने का डर था उतने बुरे नहीं है। शायद नतीजों के लिहाज से एनालिस्ट डर ज्यादा गए थे और रिजल्ट उतने बुरे नहीं, लेकिन उसके बावजूद अब आप है ना 8,000 की निफ्टी पर नहीं है, 11,500 की निफ्टी पर है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपके लिए गलती की गुंजाइश कम है। आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, रिजल्ट उतने बुरे नहीं थे लेकिन स्टॉक 6% गिर गया। इसका मतलब क्लियर कट है कि न सिर्फ इस बार के रिजल्ट बल्कि आगे का आउटलुक और कमेंट्री बाजार देख रहा है कि कितना मजबूत मैनेजमेंट है आगे को लेकर। और मजबूती के लिहाज से अगर कहीं कोई मैनेजमेंट मजबूत दिख रहा है तो सिर्फ एक जगह, और वो है आईटी शेयरों में। सिर्फ आईटी शेयरों में कंपनियां मजबूत दिख रही कि आगे को लेकर आशान्वित है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बाकी कहीं कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़िया दिख नहीं रहा है और यही वजह कि रिजल्ट आने के बाद तेज मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। जहां तक कल के बाजार का सवाल है, जब तक निफ्टी पर आप 11,000 के नीचे बंद नहीं होते तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं, तब तक आप बाजार में मजबूती के साथ ही हैं। 11,250 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो फ्रेश तेजी और बढ़िया और एक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो क्लोजिंग बेसिस पर
और चाहे तो इंट्राडे बेसिस पर भी 11,250 की रेंज को आप ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी 21,800 21,900 के आसपास जो बंद हुआ है, ये आखिरी सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। अब यहाँ से अगर और नीचे गया बैंक निफ्टी तो फिर मामला मुश्किल है, फिर बैंक निफ्टी है ना नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा और यहाँ से और अच्छी खासी कमजोरी के संकेत देगा। तो बाउंस देना है तो यही आखिरी उम्मीद है, लेकिन इस बाउंस में 22,400-500 अब बड़ी रुकावट का लेवल बनेगा, वो भी तब जब आप 22,000 को पार कर लें। तो पहले 22,000 की बाधा है, फिर 22,500 का लेवल है। तो देखते हैं क्या कुछ एक्शन होता है, लेकिन पूरा का पूरा एक्शन जो अब डिसाइडेड होगा दो तरीके से, निफ्टी की मजबूती या फिर बैंक निफ्टी की कमजोरी, हमारे बाजारों में एफआईएस की बिकवाली या फिर ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, ये वो फैक्टर हैं जो बाजार को दिशा दशा देंगे। एफआईएस की बिकवाली के साथ अगर ग्लोबल मार्केट्स खराब हो गए तब तो निफ्टी का टिकना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली थोड़ी सी रुकती है और अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होते हैं तो फिर बैंक निफ्टी अपना करेक्शन पूरा करके वापस ऊपर जा सकता है और इसका जवाब कल या परसों के सेशन में आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, अब से लेकर गुरुवार तक क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, इसलिए आपको भरपूर एक्शन, वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, ये सारा देखने को मिलेगा और रिजल्ट सीजन अपने पूरे जोरों पर है। हर रोज ढेर सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, कैश मार्केट के, वायदा कारोबार के, निफ्टी की कंपनियों के, तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी जबरदस्त रहेगा। तो ये पूरा हफ्ता बचा हुआ समय ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बड़े एक्शन भरा है। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब शर्मा जी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह के मार्केट में अगर कोई लंबी प्लानिंग करना चाहे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो उनको कहां पर निवेश करना चाहिए? जी, क्योंकि मैं पहले कई बार आईसीआईसीआई बैंक बोलता आया हूं, तो एक नया बैंक लेके आया हूं, तो उस दृष्टि से कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये जो बैंक है ये है फेडरल बैंक, और ये फेडरल बैंक ने नतीजे काफ़ी अच्छे दिए थे। जो इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर वृद्धि करीब 13% के आसपास देखी गई थी, और जो अगर हम उनका देखें पहले का जो उनका जो प्रोविजनिंग का जो प्रॉफिट देखें तो उसके अंदर 19% की वृद्धि हुई थी, नेट प्रॉफिट करीब 4.5% से बढ़े थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये नतीजे अच्छे थे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने गोल्ड लोन के ऊपर ध्यान दिया, जहां पे 36% सालाना इसके अंदर वृद्धि देखी गई। अच्छी बात है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या, मतलब सबसे अच्छी बात इनफैक्ट ये कि इनकी जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो थी वो करीब 54.5% से बढ़कर 69.6% हो गई। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज इसके अंदर ये बताता है कि आगे चल के प्रोविजनिंग की जगह, मतलब प्रोविजनिंग की कोई खास नहीं है, आगे चल के शायद राइट बैक की भी शायद मौका मिले। तो ऐसे माहौल के अंदर जब जहाँ पे इनके जो ट्रिपल बी जो एसेट्स हैं, जो लोन्स हैं, उनकी जो ट्रिपल बी से जो नीचे रेटिंग है वो सिर्फ 4% की है। तो ये जो लोन्स हैं इनके पास काफ़ी अब सेफ गिने गए, और प्रोविजन कवरेज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि करंट भाव पे आप नाम का एक शेयर ले लें और बाकी जो अन्य स्टॉक आपको लेने हैं वो 49 से 52 रुपए के बीच में इसको इकट्ठा करें। सलाह है लेने की, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आपको सामान लेना है। इस मार्केट की कमजोरी का फायदा उठाएं और इसको नीचे पे आप एवरेज करें स्टॉक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लॉन्ग टर्म का ट्रेड आपके लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड। और हमारे साथ ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए kiranjadhav.com के आशीष केलकर साहब जुड़ चुके हैं। आशीष जी बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? वेरी गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जिस तरह का आज हमने मार्केट में इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा उछाल देखा, तो उसी के चलते मैंने एक चार्ट पर ब्रेकआउट देखा और वो स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अगर इस ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे अप फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है ऊपर की तरफ, इसलिए मैं ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। 460 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि 9 रुपए पे बंद हुआ है आज की तारीख में। अगर हम खरीदारी करते हैं तो 6 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 15 रुपए का मेरा लक्ष्य रहेगा। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, शर्मा जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा, और कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर ट्रेड करने के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।